स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ ही इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस का फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ठीक है, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनसे रिलेटिव मैंने चीज़ों को उस वीडियो में रखा था। ठीक है, आज हम लोग कुछ एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होते हैं उसका नाम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही उसका जेनरिक नेम, डोज और ग्रेड नेम भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो 3 तरह का पीढ़ी अपनाया गया है। पहला पारंपरिक या प्रथम पीढ़ी यानी ट्रेडिशनल या फर्स्ट जनरेशन का जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको हम लोग पहले देखने वाले हैं। अलग अलग मैंने इसको कर दिया है पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, जिसमें क्लास, जेनरिक नेम, डोज, ट्रेड नेम ये सब मैंने शामिल किया है। जिसमें पहला जो है वो फिनोथाइजाइन्स क्लास जो होता है, साथ ही इसका जो जेनरिक नाम है वो क्लोरोप्रोमाजाइन, साथ ही ट्राइफ्लूपेराजाइन, प्रोक्लोरोपेराजाइन, फ्लूपेनाजाइन, ये सब इसके जेनरिक नेम है। ठीक है, या क्लास जो हो गया वो एक हो गया फिनोथाइजाइन्स, और इसका जेनरिक जो नाम है वो अलग अलग है, जैसे क्लोप्रोमाजाइन, ट्राइफ्लूपेराजाइन, साथ ही प्रोक्लोरपेराजाइन और फ्लूपेनाजाइन, ये सब जो है वो जेनरिक नाम हो गया। अब हम लोग इसमें डोज कितना देते हैं, तो अगर क्लोप्रोमाजाइन अगर है तो उसको 300 से 1500 mg पर डे देते हैं। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम है वो होता है थोराजाइन। अगर ट्राइफ्लूपेराजाइन है तो उसको 5 से 15 mg पर डे देते हैं, और इसका जो ट्रेड नेम है वो होता है स्टेलाजाइन। साथ ही अगर जेनरिक नेम प्रोक्लोरोपेराजाइन अगर मिल रहा है तो उस कंडीशन में 5 से 10 mg पर डे देते हैं। साथ ही फ्लूपेनाजाइन अगर आ रहा है तो 1 से 20 mg पर डे दिया जाता है। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है प्रोलेक्जिन। ठीक है, तो ये कुछ हो गए फिनोथाइजाइन्स से संबंधित बात। या ये जो होते हैं वो फिनोथाइजाइन्स जो होते हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, जिसका मैंने जेनरिक नाम बता दिया, साथ ही डोज और उसका ट्रेड नेम भी बता दिया। दूसरा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है जो प्रथम पीढ़ी का, उसमें आता है बुटीरोफेनस। ठीक है, बुटीरोफेनस, जिसमें जेनरिक नाम होता है वो होता है हैलीपेरिडोल, जिसका डोज जो होता है वो 5 से 100 mg पर डे दिया जाता है। इसका ट्रेड नेम जो है वो हेल्डोल है। ठीक है, बुटीफेरोनोन्स जो होता है वो हैलीपेरिडोल जेनरिक नाम से आता है। साथ ही इसका जो डोज होता है वो 5 से 100 mg पर डे होता है। साथ ही इसका ट्रेड जो होता है वो हेल्डोल होता है। तीसरा जो होता है वो होता है थायोक्जेंथेंस। ठीक है, इसका जेनरिक जो नाम होता है वो होता है फ्लूफेनथिक्सोल। ठीक है, साथ ही इसका डोज जो होता है वो 3 से 40 mg पर डे होता है। चौथा जो होता है वो होता है डाइबिनजोक्सापिन्स। ठीक है, जिसका जेनरिक नेम लोक्जापाइन और क्लोरोप्रोथाइक्सेन होता है। लोक्जापाइन का जो डोज होता है वो 25 से 100 mg पर डे होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पीढ़ी के जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उनका नाम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है सेकेंड जनरेशन ड्रग्स यानी न्यू ड्रग्स या सेकेंड जनरेशन वाले ड्रग्स, जिनका क्लास जो है वो क्लोजापाइन, जिसका जेनरिक नेम क्लोजेराइल, साथ ही इसका डोज जो है वो 300 से 600 mg पर डे होता है। साथ ही अगर राइसपेरिडोन आ रहा है, ठीक है, क्लास में, तो उसका जो जेनरिक नेम है वो रिस्पेरिडोल होगा। साथ ही इसका जो डोज है वो 4 से 6 mg पर डे होता है। साथ ही अगर ओलांजापाइन आ रहा है तो उसका जो जेनरिक नेम होगा वो जाइप्रेक्सिया होगा, और इसका डोज जो है वो 10 से 20 mg पर डे होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ सेकेंड जो जनरेशन है उससे संबंधित एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब हम लोग देखेंगे जो थर्ड जनरेशन होता है उसमें कुछ ड्रग्स को, तो जिसमें हम लोग एरिपिप्राजोल, साथ ही पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामाइन, ये सब इसमें देते हैं। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स होते हैं उसमें एरिपिप्राजोल, साथ ही पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामाइन इसमें दिया जाता है। ठीक है, अगला है इनकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इन औषधियों का जो कार्य है वो मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर कम करना या एंटी डोपामाइन का कार्य करती है। जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स होते हैं वो एंटी डोपामाइन का कार्य करते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को कम करती है। ठीक है, अगला है पार्श्व इफेक्ट। ठीक है, यानी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहला एंटीसाइकोटिक ड्रग को
जो नीचे दिए हुए हैं उनके साथ नहीं देना चाहिए, जैसे एल्कोहल, दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तीसरा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, चौथा बार्बिट्यूरेट्स इत्यादि अगर हो तो उस कंडीशन में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देना चाहिए। दूसरा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्रामेंट सिंड्रोम अगर हो तो उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, जैसे चेतना की कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि, मस्क्यूलर रिगिडिटी, साथ ही रक्तदाब में परिवर्तन यानी ब्लड प्रेशर चेंजेस, साथ ही डिस्पेनिया अगर हो तो उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। साथ ही अन्य साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे, मुख सूखना, कब्ज, मूत्र का ठहराव, दृष्टि में धुंधला, नपुंसकता, पुतली का बड़ा होना, भार में वृद्धि, मधुमेह व मधुमेह अम्लीयता, साथ ही पीलिया, प्रकाश से संवेदनशीलता, डर्मेटाइटिस, बहुत अधिक सपने देखना, ये सब शामिल होते हैं। ठीक, अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग करेंगे उसको अब हम लोग देखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देने के पहले रोगी की संपूर्ण शारीरिक व मानसिक जांच की जानी चाहिए। साथ ही रोगी के समय समय पर EIS हेतु जांच करनी चाहिए तथा लक्षणों को नोट कर उपचार हेतु नियमित एंटी पार्किंसन ड्रग दी जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही रोगी का भार चार्ट बनाकर नियमित भार का अवलोकन करना चाहिए तथा उच्च प्रोटीन खुराक द्वारा भार संतुलन बनाए रखना चाहिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग से नींद आती है, अतः रोगी को ड्राइविंग से बचना चाहिए व सोते समय सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही नर्स द्वारा ड्रग्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए, जिससे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। निरंतर रक्तचाप की सावधानी की चाहिए। साथ ही कुछ सावधानियां जो है उसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ एल्कोहल, स्मोकिंग या एंटासिड, टी, कॉफ़ी, कोला आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे रक्त औषधि स्तर कम हो सकता है। साथ ही कब्ज व मूत्र अवरोधन प्रक्रिया हेतु भोजन में अधिक मात्रा में रेशेदार भोजन व पानी की मात्रा अधिक बढ़ा लेनी चाहिए या उसको उपयोग में लानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ हो गए नर्सिंग मैनेजमेंट। अगला है अवसाद रोधी औषधि यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। ठीक है, जिसे हम लोग इलेवेटर या थाइमोलेप्टिक ड्रग्स के भी नाम से जानते हैं। इन औषधियों का प्रयोग मनस्पात को समाप्त करने के लिए किया जाता है, यानी डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग इलेवेटर या थाइमोलेप्टिक ड्रग्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स होते हैं उनका हम लोग उपयोग कब कब करते हैं? तो पहला जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो तब, साथ ही मेजर डिप्रेशन हो तब, OCD अगर हो या सोमनाबुलिज्म जिसे हम लोग नींद में चलने की बीमारी बोलते हैं, साथ ही नाइट टेरर्स यानी रात में भय, नींद में पेशाब करना यानी यूरेसिस, फोबिया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तब इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का हम लोग उपयोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, OCD, सोमनाबुलिज्म, नाइट टेरर्स, यूरेसिस, फोबिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कब कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पहला कार्डियक डिजीज हो तब नहीं करना चाहिए, साथ ही लीवर डिजीज, हाइपरटेंशन या नैरो एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, ये सब हो तो एंटी जो डिप्रेशन ड्रग्स हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लीवर डिजीज, हाइपरटेंशन, मैनिया, नैरो एंगल ग्लूकोमा ये सब हो तो उस कंडीशन में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगला है कुछ औषधि का नाम मैंने दिया हुआ है और उसका जेनरिक नेम, डोज और ट्रेड नेम भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो पहला ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी TCAS। ठीक है, तो इसका जेनरिक नेम जो आता है वो होता है अमिट्रिटाइलिन। ठीक है, जो 75 से 300 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो इलाविल। साथ ही क्रोमिप्रामाइन जो 75 से 300 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है एनाफ्रेनिल। ठीक है, साथ ही तीसरा जो होता है वो एमिप्रामाइन जो 75 से 300 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो टोफ्रानिल होता है। साथ ही चौथा डोक्सेपिन, जिसका डोज जो होता है वो 75 से 300 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है सिनिक्वान। साथ ही डेसिप्रामाइन 75 से 300 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है नोरप्रामिन। ठीक है, साथ ही चौथा जो होता है वो नोट्रिटाइलिन, जिसका डोज जो होता है वो 75 से 300 mg पर डे होता है, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो एवेंटाइल होता है। जो होता है वो होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसे SSRIs बोलते हैं। ठीक है, जिसका जेनरिक नेम जो होता है वो होता है सिटालोप्राम, जो 20 से 40 mg पर डे देना चाहिए। साथ ही क्लेक्सा, इसका जो होता है वो ट्रेड नेम होता है। ठीक है, साथ ही सर्ट्रालिन जो 50 से 2 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है जोलोफिट। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है पैराक्जेटाइन, जिसका 20 से 25 mg पर डे उपयोग में लाना चाहिए।
ठीक है। साथ ही इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है पैक्सिल। चौथा जो होता है वो होता है फ्लुक्जेक्टाइन, 10 से 80 mg उपयोग में लाना चाहिए और इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट। साथ ही फ्लूक्जामाइन, जिसका 50 से 200 mg पर डे उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है लवक्स। तीसरा जो होता है वो होता है मोनाएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यानी MAOIs, ठीक है, जिसका जेनरिक नेम जो होता है वो होता है फिनलजाइन, जो 15 से 60 mg पर डे। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम जो होता है वो होता है नाडेल। दूसरा जो होता है वो होता है इसोकार्बोजाइड, ठीक है, जो 10 से 30 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है मारप्लान। साथ ही ट्राइनिक्लाइप्रोमाइन, जो 10 से 50 mg या 50 mg उपयोग में लाना चाहिए पर डे। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है मारप्लान। चौथा जो होता है वो होता है एटिपिकल न्यू जनरेशन ड्रग्स, जिसमें हम लोग ट्राजोड्रोन 50 से 30 mg पर डे। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है डिसाइरल। बुप्रोपियोन, जो 100 से 30 mg पर डे, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है बेलबटन। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है वेनफ्लेक्सिन, जिसका डोज जो होता है वो 75 से 225 mg पर डे और इसका जो ट्रेड नेम जो होता है वो होता है एफेक्सर। अगला है क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं उसके क्या क्या एक्शन होते हैं उसी को अब हम लोग देखेंगे। यह औषधियाँ कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को नियमित करती है, जैसे सेरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को। यह औषधियाँ इन रासायनिक स्तरों को बढ़ाकर मूड को समान बनाती है। मोनोएमिनो ऑक्सीडोज इनहिबिटर्स एक विशेष एंजाइम मोनोएमिने ऑक्सीडोज को रोककर नॉरएपिनेफ्रिन के स्तर को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अगला है SSRI के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो उसके अब हम लोग साइड इफेक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला, लैंगिक कार्यों में अरुचि उत्पन्न होता है। साथ ही दस्त, अनिद्रा, जी मिचलाना, घबराहट, सिर दर्द, आत्महत्या के विचार, भूख कम लगना, चिंता, ये सब SSRI के साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है TCA का पार्श्व प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे TCA का साइड इफेक्ट। अभी हम लोगों ने SSR का जो साइड इफेक्ट है उसको देखा था। अब हम लोग देखेंगे TCA का, ठीक है। तो पहला, अधिक नींद आना। दूसरा, त्वचा पर लाल निशान पड़ना, मुंह सूखना, मूत्रावरोध, ठीक है, यानी मूत्र विसर्जित करने में अवरोध उत्पन्न होता है। साथ ही धुंधली दृष्टि, यौन निष्क्रियता, चक्कर आना, ये सब शामिल होती है TCA के पार्श्व प्रभाव में। अगला है MAOI का पार्श्व प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे MAOI जो कि ऊपर मैंने बताया उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसको। तो MA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो उसके अब साइड इफेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, हेपेटाइटिस। दूसरा, हार्ट अटैक। तीसरा, स्ट्रोक। चौथा, सीजर। और पांचवा जो होता है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम आ सकता है, ठीक है। जो भी MOI के साइड इफेक्ट होते हैं उसमें हेपेटाइटिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीजर, सेरोटोनिन सिंड्रोम ये सब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग प्रबंधन, ठीक है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या नर्सिंग प्रबंधन हम लोग करते हैं। तो पहला, मरीज को एंटी डिप्रेशन के साथ एड्रेनर्जिक ड्रग्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। यानी एंटी डिप्रेशन के साथ कभी भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है वो नहीं देना चाहिए। साथ ही रोगी के रक्तचाप की नियमित तौर पे जांच और नियंत्रित तरीके से की जानी चाहिए। साथ ही MAOI ड्रग्स के साथ टायरामाइन अमीनो एसिड युक्त खाद्य पदार्थ नहीं देने चाहिए, जैसे शराब, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, अचार, केला, ये सब, ठीक है। साथ ही रोगी के आत्महत्या संबंधी विचारों की तीव्रता की जाँच करनी चाहिए। आत्महत्या संबंधी विचारों को रोकने हेतु ब्लैक बॉक्स वार्मिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए। रोगी का मुंह सूखने से बचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ प्रदान करनी चाहिए। रोगी को सोते समय दवाई दें ताकि निंद्रल व चक्कर की समस्या उत्पन्न ना हो व रोगी को चोट से बचाया जा सके। साथ ही रेशेदार भोजन द्वारा कब्ज को रोकने का प्रयास करना चाहिए और उत्पन्न पार्श्व प्रभाव को जल्द पहचान कर उनका उपचार करना चाहिए। जो भी साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो उसको जल्दी से पहचान कर उनका उपचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके
उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।